हाँ बेटा, लास्ट टाइम पे अपन ने रिफ्लेक्शन कंप्लीट कर लिया था, आज अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। तो अब अपन पढ़ाई कर रहे हैं बेटा रिफ्रैक्शन। क्या बात कर रहे हैं अपन? रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है आपको? है रिफ्रैक्शन, विथ कर दो रे, विथ, साथ मिलके पढ़ रहे हैं, विथ MS सर। पूरा नाम क्या है सर आपका? मोहित अग्रवाल सर। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन में क्या होता है बेटा? लाइट एंटर्स, रिफ्रैक्शन फिनोमिनन क्या होता है? 10th क्लास में पढ़ा था। व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। व्हेन लाइट एंटर्स, लाइट एंटर्स फ्रॉम one medium to another, one medium to another, it deviates from its actual path, from its actual path. अब देखो वो डेंसर एरर पे डिपेंड करता है, आवे होगी ना। When light enter from one medium to another, it deviates from its actual path. This phenomenon is called रिफ्रैक्शन, ठीक है। और ये कहाँ होता है? ये बाउंड्री पे, दोनों मीडियम की बाउंड्री पे। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, है ना। तो यहाँ पे जब लाइट आएगी तो ये जैसे नॉर्मल, तो ये रे जैसे ही आ रही होगी इंसिडेंट, है ना, ये इंसिडेंस रे, इंसिडेंस रे, ठीक है। तो या तो ये पास आ जाएगी या दूर हट जाएगी, वॉटएवर, है ना, दूर भी हट सकती है ये यूं। तो ये रिफ्रैक्टेड रे, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये या तो टुवर्ड नॉर्मल आ गई, आगे हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, तो बोल तो डेविएट हो गई। ये इसका एक्चुअल पाथ था, ये एक्चुअल पाथ था, एक्चुअल, तो बोल तो एक्चुअल पाथ से डेविएट हो गई है ये। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं तुम्हारे को। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जिस एंगल पर दूसरे मीडियम में गई नॉर्मल से, नॉर्मल से एंगल लेते ध्यान रखना। ये मैंने मिरर में ही बताया था, ये नॉर्मल से एंगल होते सब। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बोलो ये इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ, ठीक है। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये तो डेविएट हो गई। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, क्या है? तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में एक तो स्नेल्स लॉ है बेटा, है ना, स्नेल्स लॉ। और एक क्या है बेटा? इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन सेम प्लेन। देखो फर्स्ट क्या? इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड द नॉर्मल, ठीक है, एंड नॉर्मल लाई, ऑल लाई कर दो, ऑल लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन, सारे के सारे सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है। इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन सेम प्लेन, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ। सेकंड स्नेल्स लॉ, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, है ना। तो रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। मीन्स जो रामायण लिखी उसका मतलब क्या है स्नेह? साइन आर टू साइन आई, साइन आर टू साइन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मतलब है। दिस कांस्टेंट इज, ये जो कांस्टेंट है
दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। समझ गए? ये जो होता ना, ये कांस्टेंट, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है सेकंड मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं बोल दूं ये म्यू। अच्छा, इसको लिखने का तरीका देखिए, ये मेरे को है ना, ये दिक्कत पैदा करता है। ये 2 1 है ना, ये 2 1 है ना, और ऐसे लिखते हैं, और म्यू 1 2। ये इसका मीनिंग समझना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये मेरे को ध्यान नहीं रहता है, 1 2 लिखना है, 2 1, तो ये ध्यान रखना बेटा। कई बार एग्जाम में ये देके पूछ लिया तो मालूम ही नहीं पड़ेगा ना किसका किसमें। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू 1, ये लिख दे जब तो ठीक है। ऐसा लिख के हवा आ जाएगा, सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसमें भी वेक्टर में भी VA वेलोसिटी विद, तो सेकंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। और ये इसका भी मतलब ये म्यू 2 विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, जिसके रेस्पेक्ट में वो इधर लिखा है पीछे, तो यहां से लिख दूं मैं, दिस इज म्यू 2 बाई म्यू 1। ये सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या भला, ये नई चीज आ गई, ठीक है। चलो ठीक है ना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चला जाओ। तब आप बात करते हो ये स्नेल्स लॉ, दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, दिस लॉ इज नोन एज या कॉल्ड स्नेल्स लॉ, इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं मेरे लाल। दिस लॉ इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, क्लियर है? इसी को स्नेल्स लॉ बोलते हैं। अब देखो मेरी बात, अब देखो स्नेल्स लॉ तो आ गया बेटा, ठीक है। अब देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को तो समझा अपन, तब जाके अपन न्यूमेरिकल कर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, म्यू। अच्छा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा, it is the optical property, it represents your optical property of medium। ये किसी भी मीडियम की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को बताता है मीडियम, ठीक है। देखो बेटा, इन जनरल जितना मीडियम भारी होता है उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। मतलब वो जितना ऑप्टिकली डेंस, एक्चुअल में ऑप्टिकली डेंस में क्या, पार्टिकल बहुत ज्यादा करीब होंगे, बहुत ज्यादा डेंस होंगे, क्लियर है क्या? देखो बेटा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे यूनिट वॉल्यूम में, उतना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो मैं बोल दूं कि ठीक है। अच्छा, इट इज डिफाइंड एज, जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, है ना। है ना, एंड इट डिसाइड्स, ठीक है, इट डिसाइड्स the speed of light in medium। बेटा ये वो प्रॉपर्टी जो डिसाइड करती है कि स्पीड कितनी होगी। तो जितना ज्यादा मीडियम डेंस होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें, उतनी स्पीड स्लो होती जाएगी मीडियम में। सही बात है, क्योंकि उसका ज्यादा पार्टिकलों से इंटरेक्शन होगा। क्लियर है क्या? चलो, इट इज ऑफ 2 टाइप्स। ये 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स। क्लियर है क्या? ये रामायण लिख लो बेटा, 2 टाइप्स। इट इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन सी टाइप है? पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट, ये बहुत फर्जी बात है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू है ना, ये ओनली एब्सोल्यूट। फिर आएगा रिलेटिव, जो अभी मैंने बताया था, विथ रेस्पेक्ट टू ये। हाँ, तो इसकी डेफिनेशन रेशियो ऑफ लाइट, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in that medium, ठीक है। आ जाओ, तो कितना आ जाएगा ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो यहां से मैं बोल दूं क्या, म्यू बराबर कितना आ गया, ये म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। ये दिस इज म्यू बराबर सी बाई वी।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो जिस मीडियम में लाइट की स्पीड निकाल रहे वो, मैंने बताया ना, जितना ज्यादा म्यू होगा उतना कम स्पीड होगी। सही बात है, क्योंकि उतना ज्यादा डेंस होगा मटेरियल। तो आ जाओ, C है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, ये एंड इट्स यूनिट बोलो क्या होगी? इट्स यूनिट साफ साफ दिख रही, इज बोलो, या इट इज यूनिटलेस। एक यूनिट, इट इज यू लिखो ज्यादा, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है, इट इज यूनिटलेस क्वांटिटी बोलो। एंड इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L0 T0, M0 L0 T0। क्लियर है क्या? तो यूनिटलेस है और इस डायमेंशनल फॉर्मूला इज M0 L0 T0। क्लियर है क्या बेटा? चलो आ जाओ, अब एग्जांपल। अच्छा, ये तो हो गया एब्सोल्यूट। अभी इस पे क्वेश्चन कर लेंगे अपन, है ना? तो अच्छा, अब कुछ म्यू है, एब्सोल्यूट म्यू, वो तुम्हें ध्यान रखना है ना, इंपॉर्टेंट है। तो म्यू इक्वल टू 1 है ना, लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू किसकी होती है? म्यू बराबर वैक्यूम, है ना, फॉर वैक्यूम। हालांकि हम एयर के लिए भी यही ले लेते, कुछ नहीं बोलता तो। ठीक है, ये और म्यू इक्वल टू लगभग 1, बट होती एक्चुअल में 1.003 है ना, लगभग 1 फॉर एयर। तो अब इतना कम डिफरेंस होता है कि हम ज्यादा ये इतनी कैलकुलेशन करते नहीं, तो हम 1 ही ले लेते हैं। फिर म्यू वाटर कितनी होती है? 4/3 और 1.33, ठीक है, फॉर वाटर, ठीक है। अच्छा, म्यू ग्लास के लिए होती है 3/2 है ना, 1.5 फॉर ग्लास, तो ग्लास के लिए होती है। ठीक है, डायमंड की भी दी होगी, हाँ ठीक है, डायमंड की 2 या चलो म्यू डायमंड 1.24 दी हुई है, 2 ही दिया, सॉरी 2.4 दी हुई है, ओहो 2.4, मेरे को 2 ध्यान थी, है ना, 2.4 फॉर डायमंड। क्लियर है क्या? तो डायमंड की होती है 2.4, हालांकि ये काम नहीं आएगी इतनी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वैक्यूम की 1 लीस्ट, फिर म्यू ज्यादा ही होता है। सही बात है, मैं बोल दूं वी विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू सी, वैक्यूम में सी, तो बोल दूं म्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सही बात है यार, किसी भी मीडियम में स्पीड, लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है वैक्यूम में, तो मैं बोल दूं कोई भी मीडियम होगा उसकी कुछ भी डेंसिटी होगी तो स्पीड कम ही होगी। अरे जितना ज्यादा डेंस उतनी स्पीड कम होगी, तो बोल दूं म्यू ग्रेटर देन 1 ही आएगा हमेशा, वैक्यूम के लिए 1 होगा। क्लियर है? ये एब्सोल्यूट। अब आ जाओ, एब्सोल्यूट के बाद क्या होगा? ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड आ जाएगा। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, ये म्यू 2 1। तो दिस इज, इट इज डिफाइंड रेशियो टू, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इंडेक्स 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो है। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है क्या? हाँ, तो म्यू 2 1 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वैसे मैंने बता दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर है क्या? ये दिस इज द म्यू 2 1। बोलो, समझ में आ गई? स्नेल्स लॉ समझ में आ गया? ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड डिपेंडेंसी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अच्छा यहां पे लिखा था डिपेंडेंसी ऑफ म्यू ऑन डिफरेंट फैक्टर, ठीक है। तो देखो पहला, फर्स्ट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो म्यू कम होता है,
सही है, क्यों? क्योंकि मटेरियल फैलता है, डेंसिटी कम होती है ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकली कम लेस डेंस हो जाता है वो, तो ये म्यू डिक्रीज। सेकेंड, एज हाइट इंक्रीजेस, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाते हो, हाइट जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं कम रेयर हो जाती है एयर, तो म्यू घट जाता है। ऊपर मटेरियल कम डेंस होता है तो ये घट जाता है, ठीक है। थर्ड, ऑप्टिकली डेंस, ठीक है। थर्ड, एज लैम्डा इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस। तो चाहे हाइट बढ़ो, चाहे टेम्परेचर बढ़ो, चाहे लैम्डा बढ़ो, है ना, म्यू कम होता जाता है, म्यू कम होता जाता है। क्लियर है? और ये किसने बताया बेटा? काउचीज इक्वेशन, है ना, है ना। तो यहां पे लिख दो अकॉर्डिंग टू काउची, यूं लिखो अकॉर्डिंग टू काउची, अकॉर्डिंग टू काउची। अरे ताऊजी नहीं है, कई बच्चे कहते हैं सर ताऊजी, वो आपने बताया था ना सर, ताऊजी ने बताया। अरे ताऊजी नहीं, काउची, अकॉर्डिंग टू कोचीज इक्वेशन, है ना, वो कोचीज है, काउची ताऊजी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोची, म्यू डिपेंड्स अपॉन, कई बच्चे आ जाते हैं सर वो ताऊजी ताऊजी, हाँ, डिपेंड्स अपॉन। हमने हमारे ताऊजी से पूछा सर, वो तो मना कर रहे थे, डिपेंड्स अपॉन लैम्डा, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया उसने? म्यू इज इक्वल टू, इट इज गिवन बाय, एंड इट इज गिवन बाय, इसकी डिपेंडेंसी का रिलेशन भी दिया उसने, म्यू। और खूब पूछते हैं यू का यू फॉर्मूला, यू का यू फॉर्मूला, सी अपॉन लैम्डा की पावर 4 डैश 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 ए प्लस बी, दीज आर कांस्टेंट, ए बी सी कांस्टेंट है, ठीक है। तो एज लैम्डा इंक्रीजेस, अब डिपेंडेंसी कैसे? एज लैम्डा इंक्रीजेस, म्यू डिक्रीजेस। और इस पे तो खूब रामायण, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और मैं बोल दूं कि वॉयलेट का लैम्डा सबसे कम, विबग्योर में ए, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, लिख क्या रहा हूं मैं, वी पे आ गया, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये देखे विबग्योर हो गया क्या? रह गया कुछ? विब वी आई वी इंडिगो, अच्छा रहा, यही रहा इंडिगो, ये वॉयलेट, विबग्योर, ठीक है। तो लैम्डा सबसे ज्यादा रेड का होता है, मैं बोल दूं म्यू सबसे ज्यादा वॉयलेट का होगा, क्योंकि इसका लैम्डा सबसे कम है, और रेड का म्यू सबसे कम होता है। सातों कलर में रेड का म्यू सबसे कम होता है, क्योंकि रेड का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। तो रेड कलर हैज लीस्ट वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर एनी मीडियम। किसी भी मीडियम में जब रेड ट्रेवल करता है तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्लियर है? चलो सर समझ में आ गई। तो सर ये तो सारी बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब आ जाओ सर थोड़े से न्यूमेरिकल तो करा दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो ये डिपेंडेंस समझ में आ गई, तू ऊंचाई पे जा, तू टेम्परेचर बढ़ा, चाहे तू लैम्डा बढ़ा, म्यू विल डिक्रीज। चलो आ जाओ सर रिफ्रैक्शन पे क्वेश्चन करते हैं सर। एग्जांपल 1, इफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁻⁸ meter per second, then its refractive index, then it's mu। अब देखो ए v देके म्यू पूछ लेगा, मच्छर क्वेश्चन, ए मच्छर सॉल्यूशन कैसे सर? तो मैं बोल दूं म्यू ग्लास तो हो जाएगा c/v ग्लास, स्पीड पता होनी चाहिए। और मैं बोल दूं ये c तो मेरे को रटा हुआ है 3 × 10⁸ वैक्यूम में स्पीड, और 2 तेने मुझे दे दी, तो मैंने उड़ू के इसको निकाली तो 1.5। और वास्तव में दिस इज द ट्रू वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, पर अपने को निकालनी इससे थी, है ना। कई बच्चे के डायरेक्ट 1.5, कई बार वो क्वेश्चन में 2 की जगह कुछ और दे देगा स्पीड, और थोड़ा वेरी कर देगा इसको, जरूरी थोड़ी है वो वही देवे जो आएगा। एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आ गया। अच्छा अब एग्जाम्पल 2, इफ, अब उल्टा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑफ ए लिक्विड is 5/3, then speed of light in this liquid, will be, बोलो मच्छर क्वेश्चन है बेटा, क्या ऑप्शन दूं यार? कोई
तो मैं बोल दूं उल्टा पूछ लिया तो कोई दिक्कत नहीं, v उधर ले गया तो v बराबर किसी भी मीडियम में स्पीड c बाई म्यू, जितना भारी मीडियम उतनी स्पीड कम, c बाई म्यू। आ जाओ भैया, तो तेरे मीडियम तेरे अंदर 3 इंटू 10⁸ तू जितना भारी उतनी स्पीड कम, 5/3 का डिवाइड करा तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जैसे डिवाइड करा तो ये कितना आ जाएगा 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होगी इस मीडियम में। क्लियर है क्या सर, ये समझ में आ गई? तो v देके म्यू पूछना, म्यू देके v पूछना, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आर दीज। एग्जांपल 3, अब थोड़ा सा रिलेटिव एग्जांपल 3, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। अब सुनना ध्यान से, जो बच्चे थ्योरी में मेरी बात नहीं सुनेंगे, अब जैसे मेरे को खुद को भी नहीं पता होता तो ये लिख दिया, एग्जाम में ये लिख दिया, ये WG। अब तेरे को क्या पता पड़ेगा क्या, या यूं लिख देगा, ले ये। अब बोलो, रोते रहो बैठ के, नहीं पता है तो नहीं, थ्योरी ढंग से पढ़ के बर्बाद हो गए। अब ये मालूम ही नहीं पड़ रहा, जिनको ढंग से पता नहीं होगा ये समझ नहीं पा रहे, वाटर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, ग्लास का वाटर के। तो मैंने बताया था बेटा, ए इधर देख, है ना, या तो ये पूछेगा या और करके यूं दे देगा, म्यू वाटर पहले लिख देगा, ग्लास बाद में लिख देगा ये। अब बेटा ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब समझना, तो सबसे पहले मैं थ्योरी में ये लिखा रहा हूं, ए म्यू 1/2 का मतलब म्यू 2/μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इधर जो लिखा है ये मीडियम, ये इस मीडियम का विद रेस्पेक्ट टू, ये वो उधर पढ़ जी, विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, ध्यान रखना, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, है ना। और इसका भी यही है, ये 2/1, ये सेकेंड का विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो बाद में या पीछे ट्रीट किया जाता है, जो पहला लिखा होता वो इंपॉर्टेंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1, क्लियर है? तो बोल दो दिस इज म्यू वाटर अपॉन, इधर देख, इसको अब मैं लिख सकता हूं, यस आई कैन राइट म्यू वाटर अपॉन म्यू ग्लास। यही लिख रहा हूं मैं, तू सॉल्यूशन में लिखना, क्वेश्चन मार्क था या तो म्यू वाटर विद, है ना। तो ये आ जाएगा म्यू वाटर ग्लास इज इक्वल टू म्यू वाटर विद रेस्पेक्ट टू म्यू ग्लास। तो वाटर का कितना बेटा 4/3, ग्लास का 3/2, ये आ जाएगा 8/9। सही बात है, लेस देन 1 आएगा, क्योंकि वाटर ग्लास से हल्का होता है, ग्लास भारी है रे, लेस देन 1 आएगा, बड़ा म्यू नीचे है, लेस देन 1 आएगा। तो 4 ऑप्शन में लॉजिक लगा सकता था, अगर ऑप्शन में 8/9, B 9/8, C 8/7, D 10/9 ऐसे ऑप्शन होते हैं, तो मैं लॉजिकली बता सकता था 1 से कम आएगा, बोलो। तो सर हमें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया, उसकी डिपेंडेंसी भी समझ में आ गई, रेड कलर का मिनिमम होगा क्योंकि उसका लैम्डा मैक्सिमम होता है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, और फ्रीक्वेंसी का क्या फर्क पड़ता है एक मीडियम से दूसरे, कलर का क्या फर्क पड़ता है। तो कल कलर, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा की विथ म्यू बात करेंगे। ओके बेटा, बाय, ध्यान रखें अपना।